तो दूसरे सप्ताह में आपका स्वागत है। यह दूसरे सप्ताह का सबसे पहला मॉड्यूल है। पिछले पूरे सप्ताह हम मानक ऑसिलेटर को देख रहे थे, जो कि शायद पूरी फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण और सरलतम मॉडलों में से एक है। इसलिए इस सप्ताह हम डैम्प्ड ऑसिलेटर को देखने के लिए समय देने जा रहे हैं। इसीलिए पिछले सप्ताह वाले मानक ऑसिलेटर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सिस्टम की कुल ऊर्जा स्थिर थी, लेकिन जब आप वास्तविक ऑसिलेटर को देखते हैं, उदाहरण के लिए आप बगीचे में जाकर झूले को ऑसिलेशन देंगे और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद यह हाल्ट पर आ जाता है। या यदि आपके पास कोई ब्लॉक तथा स्प्रिंग है तो बस ब्लॉक को एक धक्का दीजिए और यह ऑसिलेटिंग शुरू कर देगा, परंतु कुछ समय बाद यह हाल्ट पर आ जाएगा। यह इसलिए क्योंकि आप लगातार इसकी ऊर्जा आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा दी गई आरंभिक ऊर्जा मूल रूप से कुछ घर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करने के बाद डिसिपेट हो जाती है। इनमें से कई स्थितियों में रेजिस्टेंस ऑसिलेट हो रही बॉडी के चारों ओर की वायु से आता है। इसलिए हमें उन वास्तविक प्रभावों में जोड़ना होगा और यह देखना होगा कि ऑसिलेटर में क्या परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, हम जिन वस्तुओं पर विचार कर रहे हैं उनमें से एक निम्नलिखित है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर मानक ऑसिलेटर एक ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग है, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरे पास वही ऑसिलेटर है, लेकिन अंदर कुछ लिक्विड डालें, शायद पर्याप्त रूप से अधिक विस्कोसिटी के साथ। अब अगर मैं कहूं कि सेकेंड ऑसिलेटर काम करे, यह ब्लॉक के चारों ओर के अणुओं से घर्षण की विशाल मात्रा का सामना करने जा रहा है तथा यह इसके राइट हैंड साइड पर स्थित ऑसिलेटर की तुलना में काफी जल्दी हाल्ट होगा। इसलिए हम अपने गणितीय समीकरणों में इन प्रभावों को देखने जा रहे हैं जो अब हम ऑसिलेटर के लिए लिखते हैं। इससे पहले कि हम ऐसा करें, हमें अपने गणितीय समीकरण में कुछ और उपकरण जोड़ने की आवश्यकता है। अधिक सटीकता से कहें तो समाधान जोड़ने की आवश्यकता है। तो हम मानक इक्वेशन पर वापस जाते हैं जो कि हमने मानक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए नीचे लिखा था। समीकरण g वर्ग x t t स्क्वायर x द्वारा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 था। फिर से खुद को याद दिलाते हैं कि यह मूल फिजिक्स से आता है जो बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट से अनुपाती हैं, तथा हमने यह भी देखा कि आप इसके लिए हल भी लिख सकते हैं। एक संभव हल यह है साइन ओमेगा टी प्लस एक फेज फैक्टर जो फाई है। अब मैं इस फेज फैक्टर से छुटकारा पाता हूं। मान लेते हैं कि फाई 0 है और अब मेरा समाधान केवल ओमेगा टी एक साइन। अब चलिए इस समाधान को फिर से थोड़ा अलग तरह से लिखते हैं। मैं इसे निम्नलिखित तरीके से पुनः लिख सकता हूं। तो मैंने इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के संदर्भ में पुनः लिखा है कि पावर आई ओमेगा टी, लेकिन ध्यान दें कि यहाँ यह कठिन आई है। इसलिए मैंने यहाँ जिसका प्रयोग किया है वह यह तथ्य है कि सामान्य तौर पर साइन थीटा जैसे एक फंक्शन को इस तरह के फंक्शन के तौर पर अभिव्यक्त किया जा सकता है। यदि आप साइन और कोसाइन फंक्शंस को पुनः लिखने के इस तरीके से परिचित नहीं हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पीछे जाकर इस बारे में ज्ञान लें कि ई पावर आई थीटा और ई पावर माइनस आई थीटा के संदर्भ में साइन और कोसाइन फंक्शंस और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी मुख्य कहानी पर वापस आते हैं। यदि साइन ओमेगा टी हमारे गति के समीकरण का सही समाधान है, तो मैंने जो भी किया है वह है साई ओमेगा को दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल करके लिखना, जिसका अर्थ हुआ कि इनमें से प्रत्येक कार्य मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का हल भी होना चाहिए। वास्तव में यह कहना सही है कि साइन ओमेगा टी न केवल एक समाधान है बल्कि सिद्धांत रूप में मैं अपने समाधानों को एक सॉफ्टी के रूप में ले सकता था जिसकी ए पावर आई ओमेगा टी होती। और मैं जानता हूं चूंकि मेरी गति का समीकरण एक सेकेंड ऑर्डर साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए दो संभावित हल हैं। वास्तव में हमने पहले के मॉड्यूल में चर्चा की थी कि दो संभावित समाधान क्यों होने चाहिए। तो दूसरा संभावित समाधान e पावर माइनस आई ओमेगा टी हो सकता है। तो मैं
की पावर आई ओमेगा टी प्लस वी की पावर माइनस आई ओमेगा टी के रूप में एक और सामान्य समाधान लिख सकता हूं। तो यह वास्तव में गति के इस इक्वेशन का संभावित हल है। पहले हमारे पास संभव समाधान के रूप में साइंस और कोसाइंस थे। अब हम देखते हैं कि न केवल साइंस और कोसाइंस बल्कि ई पावर आई ओमेगा टी और ई पावर माइनस आई ओमेगा टी का संयोजन भी एक संभव हल होगा। और मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि जाएं और एक्स को वापस गति के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें और देखें कि यह संतुष्ट है। पूर्णता के लिए मैं कॉस थीटा के लिए यहाँ विस्तार भी लिखूंगा। यह ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा। एक सवाल है जिसके बारे में आप सोचना चाहेंगे। एक्स ऑफ टी या खुद एक्स विस्थापन है, एक बहुत ही फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए हम यह पूछ रहे हैं कि फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में विस्थापन क्या है। अब हम देखते हैं कि हम विस्थापन को इन जटिल कार्यों के पदों में लिख सकते हैं। और यह आई जो -1 का स्क्वायर रूट है इस फंक्शन को जटिल बनाता है। तो अब प्रश्न यह होगा कि यदि मेरा विस्थापन एक वास्तविक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी लंबाई के आयाम हैं किसी काल्पनिक भाग के साथ, यह किस प्रकार किसी जटिल फंक्शन के बराबर हो सकती है। तो स्पष्ट रूप से इसका जवाब है कि आप ई पावर आई ओमेगा टी या ई पावर माइनस आई ओमेगा टी का यथासंभव समाधान के रूप में उपयोग कर सकते हैं। परंतु जब आप अंतिम रूप से प्रारंभिक परिस्थितियों में डालना चाहते हैं और इसे किसी वास्तविक ऑसिलेटर से मिलान करना चाहते हैं, हमेशा यह पता चलेगा कि यह इस प्रकार के जोड़ों में आता है और यह इस प्रकार निरस्त हो जाएगा कि अंतिम विस्थापन वेग तथा एक्सेलरेशंस जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं हमेशा एक वास्तविक संख्या होगी। आइए इस जटिल विलयन के बारे में थोड़ा और समझने का प्रयास करें। मैंने जो किया था वह यह स्टेट था कि शायद टी के एक्स विस्थापन को ई पावर आई ओमेगा टी के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, यह एक संभव सॉल्यूशन है जिसे आप सत्यापित कर सकते हैं कि वास्तव में यह सॉल्यूशन है। इसे हम अपने ऑसिलेटर परिप्रेक्ष्य से कैसे समझ सकते हैं। तो यह करने का तरीका है इसे इसी की तरह देखना, अर्थात जटिल प्लेन कुछ इस तरह। यह एक जटिल संख्या है। मैं इसे अलग अलग करता हूं। ई पावर आई ओमेगा टी जटिल संख्या को व्यक्त करने का एक और तरीका है यह बोलना कि इसके पास एक वास्तविक भाग है और एक काल्पनिक भाग है यू प्लस आई वी। और आपके पहले के अध्ययनों से जटिल विश्लेषण आप पहले ही देख चुके होंगे कि एक स्क्वायर है यू वर्ग प्लस वी वर्ग और रेन ऑफ ओमेगा टी वी बाय यू के बराबर है। इस सब की अच्छी तरह से आर्गंड प्लेन में कल्पना की जा सकती है। तो यह हमारे जटिल संख्या का वास्तविक भाग है, चलिए इसे यू बोलते हैं, और जटिल संख्या का काल्पनिक भाग वी है। तो हमें इस वी को वेलोसिटी नहीं समझना चाहिए, यह सिर्फ एक जटिल संख्या है जिसका वास्तविक भाग यू और काल्पनिक भाग वी है। और यहाँ इस ओमेगा टी को tan इनवर्स ऑफ वी बाय यू लिखा जा सकता है। अब मैं इसे पिक्चराइज कर सकता हूँ ई पावर आई ओमेगा टी जटिल संख्या के रूप में यू प्लस आई वी इस आर्गंड प्लेन में एक बिंदु को निरूपित कर सकता है। तो यह एक वेक्टर इस की तरह हो सकता है। आप देखेंगे कि इस त्रिज्या का मान एक स्थिरांक है जो यू स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट है वी स्क्वायर, और वह एंगल जो यह
एक्स एक्सिस के साथ बनाता है वह ओमेगा टी है। अब अगर आपको याद है कि टी बदलता है तो यह समय में बढ़ रहा है। जो हम देख रहे हैं वह यह बिंदु है। यह लाल बिंदु इस वृत्त के साथ घूम रहा है। एक नियत मान को बनाए रखने में सभी समय इस वृत्त पर गतिमान है, जैसे कि समय प्रगति और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यह आपको बताता है कि गुना बिंदु इस वृत्त के चारों ओर प्रत्येक सेकंड गति करता है, या कम से कम यह उस क्वांटिटी से संबंधित है। इसलिए आप इसे उस सॉल्यूशन के भौतिक निरूपण के रूप में दिमाग में रख सकते हैं जिसे हमने हाथ में इन सभी उपकरणों के साथ प्राप्त किया है। अब हम इस मॉड्यूल के अगले भाग पर जाते हैं, फिर से याद करते हुए कि मानक ऑसिलेटर के लिए माइनस साइन के साथ विस्थापन के समानुपाती रिस्टोरिंग बल यह केंद्रीय फिजिक्स था और हमें ऑसिलेशंस देने वाला मुख्य संघटक था। अब हम जो करने वाले हैं वो यह है कि हम इस विचार को कैसे सम्मिलित करते हैं कि वास्तव में मुख्य फिजिक्स में डिसिपेशन है। यहाँ पर यही लिखा गया है, इसलिए यह रम्र ऑसिलेटर के लिए हमारा मुख्य भौतिकी होगा। तो अवमंदित बल इसे वेलोसिटी के अनुक्रमानुपाती मान लेगा। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण संघटक है जिसे मैं गति के इक्वेशन में समाहित करने जा रहा हूं। तो यदि मेरे मानक ऑसिलेटर ने मुझे गति का समीकरण दिया तो m द्रव्यमान है और s स्टिफनेस कांस्टेंट है। जहां तक डैम्प्ड ऑसिलेटर का संबंध है, मैं गति के इस इक्वेशन का विस्तार करने जा रहा हूं। इसलिए मुझे इसे को इस प्रकार से पुनः लिखना होगा ताकि मेरे पास m डबल बिंदु प्लस s x हो। और अब मैं फोर्स ड्यू टू डिसिपेशन का परिचय वेलोसिटी के समानुपात की तरह दूंगा। तो मैं एक कांस्टेंट टाइम वेलोसिटी का परिचय दूंगा। इसलिए मैंने इस कांस्टेंट गामा का परिचय दिया है जो अपव्यय गुणांक होगा। इस क्वांटिटी गामा में बल प्रति यूनिट वेलोसिटी के आयाम होंगे। इसलिए अब यह हमारा अतिरिक्त टर्म है जो सिस्टम में डिसिपेशन के लिए उत्तरदायी है, और यह मूल रिस्टोरिंग करने वाला बल था जो हमारे पास था, जो कि वैसे भी पहले स्थान पर ऑसिलेटरी गति के लिए आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण कितनी अच्छी तरह से फिट बैठता है और हम विभिन्न घटकों को अलग कर सकते हैं। अब मेरे पास डैम्प ऑसिलेटर के लिए मेरा इक्वेशन है, और बस अपने आप को याद दिलाने के लिए यह वह पद है जो डिसिपेशन तथा क्षय के हमारे मॉडल के लिए उत्तरदायी है। यह डिसिपेटिव फोर्स वेलोसिटी के अनुक्रमानुपाती है और यह पद सामान्य रिस्टोरिंग बल है। इस समीकरण को देखते हुए अब अगले चरण में इस इक्वेशन के लिए हल प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जो अब हम यही करेंगे। तो यह एक प्रकार का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके लिए इस फॉर्म का समाधान होने की गारंटी है। तो मैं अपना हल पूंजी ए पावर में अल्फा टी में, जहां टी मेरा समय है और यह मेरा एन जेड्स है, या
विस्थापन के लिए मेरा अनुमानित समाधान है जैसा कि हमने पहले सप्ताह में पहले मॉड्यूल में किया था। हम फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में विस्थापन का समाधान प्राप्त करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं यह साफ करता हूं कि अगर मेरे पास ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये विभेदी समीकरणों का एक वर्ग है जहाँ गुणांक का अर्थ है क्वांटिटी जैसे m, गामा और x। ये स्थिरांक हैं, ये स्वयं x पर निर्भर नहीं करते। इसलिए यदि आपके पास विभेदक समीकरणों का एक वर्ग है जहां गुणक कांस्टेंट्स हैं, ऐसे केस में आप सदैव इस टाइप के सॉल्यूशन अभिगृहीत कर सकते हैं। अब यदि आप बाईं ओर के समाधान को देखते हैं तो मेरे पास x है जो विस्थापन है, इसके पास लंबाई के डायमेंशंस हैं और अल्फा एक्सपोनेंशियल के ऊपर है। तो चूंकि हम इस क्वांटिटी को डायमेंशनलेस चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि अल्फा के डायमेंशंस 1/टाइम हैं, केवल तभी यह टी को निरस्त करेगा जिसके पास यहाँ टाइम की डायमेंशंस हैं, तथा निश्चित रूप से ए की डायमेंशंस लंबी होनी चाहिए। अतः इन परिस्थितियों में हल सुसंगत है। मैंने यहाँ दो स्थिरांक पेश किए हैं। यदि आप ए तथा अल्फा देखें और मुझे उन दोनों को ज्ञात करने की आवश्यकता है, और यह करने का तरीका है मेरे सॉल्यूशंस को वापस गति इक्वेशन में डालना और अल्फा की वैल्यू प्रकट करना, जो कि हम अभी करने जा रहे हैं, और एक्स ऑफ टी ए पावर अल्फा टी है और मुझे डी एक्स बाय डी टी चाहिए। और अब से मैं नीचे दिए गए शॉर्ट फॉर्म्स का उपयोग करूंगा। तो मैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर के लिए एक्स डबल डॉट का उपयोग करूंगा और डी एक्स बाय डी टी के लिए एक्स डॉट का उपयोग करूंगा। तो आप यह ध्यान में रखें। तो इस संकेतन के साथ एक्स डॉट ऑफ टी जो जी एक्स बाय डी टी है, वह ए अल्फा इंटू ई पावर अल्फा टी और ए अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी एक्स डबल डॉट ऑफ टी हो जाएगा। अब मुझे इस सभी को वापस गति के अपने समीकरणों में सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है, ताकि यदि मैं ऐसा कर दूं तो मुझे निम्नलिखित प्राप्त होगा। ये अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी। तो मैं पहले टर्म को प्लस गामा से ये अल्फा ई पावर अल्फा टी में बदल दिया है, प्लस स्टिफनेस कांस्टेंट एस को ये ई पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0 में बदल दिया है। तो अब मैं इस इक्वेशन को ई पावर अल्फा टी मल्टीप्लाई टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस गामा ए अल्फा प्लस एस को इज इक्वल टू 0। इसलिए इन शर्तों के तहत हमें इस क्वांटिटी को शून्य के बराबर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो ई पावर अल्फा टी है वह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके शून्य होने की आवश्यकता नहीं है। जी के मनमाने मान के लिए यह इक्वेशन को आप देख सकते हैं, द्विघात समीकरण और अल्फा को परिभाषित करती है। तो अगर आपको याद हो, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है शर्त के अंतर्गत कि मेरा कल्पित हल सत्य है और मेरा कल्पित समाधान ए पावर अल्फा टी है, यह हल करने के लिए एक सरल इक्वेशन है। और अगर मैं इसे हल करता हूं तो मुझे निम्न परिणाम मिलेगा। तो मुझे अल्फा का संभावित मान मिल गया है। इसके साथ अब मैं पूरा समाधान
लिख सकता हूं और वास्तव में मेरे इक्वेशन में अल्फा के दो संभावित मान हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चिन्ह के साथ। स्पष्ट रूप से यह द्विघात समीकरण है, तो हमारे पास दो संभावित रूट्स हैं। अब फाइनली मुझे सॉल्यूशन लिखने दें। अगर आपको याद हो तो हमारा मूल समाधान e की पावर अल्फा टी था। इसे e टू द पावर माइनस गामा बाय 2m इंटू ई पावर लिखा जा सकता है। जब मैं पॉजिटिव साइन का उपयोग करता हूं तब मेरे पास एक संभव समाधान होता है, और जब मैं नेगेटिव साइन का उपयोग करता हूं तब मेरे पास सिद्धांत रूप में दूसरा समाधान हो सकता है, जो e पावर माइनस गामा बाय 2m है। क्षमा करें, यहाँ t होना चाहिए था इंटू द पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर माइनस s बाय m इंटू टी। तो मेरे पास दो समाधान हैं और आप सत्यापित कर सकते हैं कि ये दोनों स्वतंत्र समाधान हैं, इस अर्थ में कि आपको एक समाधान से दूसरे से नहीं मिल सकता है, केवल एक स्थिरांक को इससे गुणा करने के बाद। इसीलिए मेरा सामान्य समाधान निम्नलिखित रूप में होगा। तो अगर आप नीचे लिखा इक्वेशन देखते हैं तो यह दो भाग में है। हमारे उम्मीद के अनुरूप कि वहाँ दो स्वतंत्र समाधान होने चाहिए, केवल इसलिए कि हम इस टाइप के द्वितीय क्रम डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कर रहे हैं, और हम अगले कक्षा में इस समाधान का उपयोग करने जा रहे हैं और यह विश्लेषण करेंगे कि इस समाधान की विभिन्न संभावित भौतिक अभिव्यक्तियां क्या हैं, और स्पष्ट रूप से यह इस मात्रा पर निर्भर रहने वाला है जो यहाँ रूट के अंतर्गत है। इसलिए यह क्वांटिटी पॉजिटिव या शून्य या नेगेटिव हो सकती है और इस मात्रा के साइन के अनुरूप हो सकती है। हम विभिन्न प्रकार की गतिकी देखने जा रहे हैं। गतिकी जो भी हो, यहाँ यह पहला टर्म है इन दोनों समाधानों में, जो कि e पावर माइनस गामा बाय 2m इंटू टी है। और यदि आपको याद है तो गामा आपका अपना डिसिपेशन गुणक है, तो यह आपको बताता है कि विस्थापन समय के फलन के रूप में क्षय होने जा रहा है, चाहे इसे बहुगुणित करने वाली क्वांटिटी के साथ कुछ भी हो। इसलिए हम पहले संकेत देख रहे हैं कि डिसिपेशन समाधान में दिखाई दे रहा है। इसलिए अगले मॉड्यूल में समाधान के विवरण को देखेंगे।